No bar, Jayaprakash Kardam. Wanted suitable groom for MA, 25 years, 158 centimeter, whitish, slim, sharp, featured, beautiful girl, expert in household, highly educated, progressive family, caste no bar। टाइम्स ऑफ इंडिया के मैट्रिमोनियल्स कॉलम पर नज़र दौड़ाते हुए उसकी नज़रें इस विज्ञापन पर ठहर गई। 2-3 बार उसने इस विज्ञापन को पढ़ा और पेन से उस पर एक निशान लगाने के बाद वह कुछ देर तक पेन को अपनी उंगलियों पर नचाता रहा और फिर पेन को मेज़ पर रखकर सोफे से लगभग धंसते हुए विज्ञापन के विषय में सोचने लगा। जिस तरह की शिक्षित, सुंदर और स्मार्ट लड़की वह चाहता था, यह लड़की उसके एकदम अनुकूल थी। वह प्रगतिशील विचारों का था और चाहता था कि उसकी पत्नी भी प्रगतिशील विचारों की हो। अंतर्जातीय विवाह की बात वह तभी से सोचने लगा था जब वह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। बाद में नौकरी में आने के बाद उसने अपना पक्का मन बना लिया था कि वह शादी किसी योग्य लड़की से ही करेगा, चाहे वह अपनी जाति की हो या किसी अन्य जाति की। विज्ञापन से पूरी तरह असंतुष्ट हो जाने पर उसने पेन उठाया और उस मैट्रिमोनियल्स के जवाब में पत्र लिखने बैठ गया। पत्र में अपना बायोडाटा, शिक्षा, उम्र, स्वास्थ्य, लंबाई, रंग रूप, नौकरी, वेतन, शौक, अभिरुचि से लेकर माता पिता, गांव आदि तक, यानी अपने निजी और परिवार के बारे में सब जरूरी बातें उसने लिखी। जाति के बारे में लिखते लिखते वह अटक गया। एक बार उसका मन हुआ कि उसको अपनी जाति का उल्लेख भी कर देना चाहिए। उसने सोचा, यह ठीक है कि सामने वाले के लिए जाति कोई बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी ओर से जाति का उल्लेख कर देने में क्या बुराई है। जब पूरा विवरण लिखकर भेजा जा रहा है तो यथासंभव अपने से संबंधित सब जानकारियां पूर्ण और स्पष्ट रूप से लिखकर भेजनी चाहिए, लेकिन तुरंत यह सोचकर कि जब विज्ञापनदाता जाति की भावना से पहले ही मुक्त है तो उसके लिए अपनी जाति लिखने की क्या औचित्य है। ऐसे में अपनी ओर से जाति का उल्लेख करना हल्कापन होगा, और यह विचार कर उसने जाति का विवरण लिखते लिखते काट दिया था। पहले वह हर रविवार को केवल मैट्रिमोनियल्स पढ़ने के लिए कई बार अखबार खरीदता था और कई कई घंटों तक विज्ञापन में उलझा रहता था, लेकिन इस विज्ञापन के बाद उसने पत्र पत्रिकाओं में मैट्रिमोनियल्स के विज्ञापन देखने बंद कर दिए थे। उसकी तलाश जैसे खत्म हो गई थी। उसे विश्वास था कि उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाएगा। उसका वह सोचना अपने जगह पर सही था, क्योंकि एमए एमएससी पास आयकर अधिकारी था, शरीर से भी स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक था। वह हर तरह से किसी भी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की के साथ विवाह हेतु उपयुक्त था। करीब 1.5 सप्ताह बाद ही उसे अपना पत्र का जवाब मिला। लड़की वालों ने उसे अपने घर पर आमंत्रित किया था। वह उनके घर पहुंचा। लगभग 1 घंटे तक वह वहीं रहा। उसने लड़की को देखा, जैसा विज्ञापन में उल्लेख था, लड़की बिल्कुल वैसी ही थी, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर और सौम्य। पहली नज़र में ही लड़की उसे भा गई थी। उसका मन किया कि वह तुरंत हाँ कह दे, लेकिन लड़की के पिता ने जैसे उसके मन की बात भांप ली हो, उन्होंने कहा, देखिए राजेश जी, हम बड़े खुले विचारों के आदमी हैं। जाति पांति, धर्म, संप्रदाय, किसी प्रकार के बंधन को हम नहीं मानते। ये सब बातें पिछड़ेपन का प्रतीक है। हमारे परिवार में जितनी भी शादियां हुई वे सब अंतर्जातीय हुई हैं। अब देखो, मैं ब्राह्मण हूँ और मेरी पत्नी कायस्थ परिवार से हैं। हमारी बड़ी बेटी की शादी अग्रवाल लड़के के साथ हुई है और हमारे घर में जो बहू आई है वह पंजाबी क्षत्रिय है। हमारी नज़र में लड़का और लड़की एक दूसरे को अच्छी तरह देखें, परखें और बातचीत करें। यदि वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से संतुष्ट होते हैं और उन्हें लगता है कि वे एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, बस वह काफ़ी है। इसके अलावा सब चीज़ें गौण हैं। वैसे भी विवाह जन्म भर का बंधन होता है। इसके बारे में निर्णय अच्छी तरह परख पड़ताल करके और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही लिया जाना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। आप दोनों पढ़े लिखे हैं, समझदार है, अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि कोई भी निर्णय लेने से पहले आप दोनों आपस में बातचीत करें, एक दूसरे को जाने समझें। इसके लिए आप पर पूरा समय लें। 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप मिलें, लेकिन जो भी निर्णय लें पूरी संतुष्टि के बाद ही लें। मैं समझता हूं कि आप भी मेरे विचारों से सहमत होंगे। उन्होंने प्रश्न सूचक दृष्टि से राजेश की ओर देखा। उनकी यह बात राजेश को बहुत उपयुक्त लगी थी। उसने उनके विचारों के प्रति अपनी सहमति जताई। जी हाँ, आप ठीक कहते हैं, मैं आपके विचारों से पूरी तरह से सहमत हूँ।
उस दिन चाय पीकर और थोड़ी देर ठहरकर वह चला गया था। उसके बाद कई बार लड़की के साथ डेटिंग पर उसकी मुलाकात और बातचीत हुई। जैसे जैसे उनकी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा था, वे औपचारिकता के आवरण से बाहर निकल अनौपचारिक होने लगे थे और एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए थे। पिछली मुलाकातों की तरह उस दिन भी वे मिले। कई घंटों वोट क्लब की नरम हरी घास पर बैठे बतियाते रहे, एक दूसरे की आंखों में झांकते, दिल से दिल का संवाद जोड़ते, एक दूसरे को गुदगुदाते रहे। दूब के तिनकों को दांतों से कुचलते या उनसे दांतों को कुरेदते, विचार सागर में उठते गिरते रहे। भावी जीवन का खाका बनाते, उसमें जोड़ घटाव करते रहे। सिर पर टोकरी रखे चने मूंगफली बेचने वाले होकर हाथों में हाथ डाले, पास से गुजरते हुए जोड़े, पेड़ों की शाखाओं पर चहचहाने पक्षी और सामने राजपथ पर चिकनी सड़क पर धुआं छोड़ते वाहनों की आवाज़ से कभी कभी उनका ध्यान उचकता, लेकिन क्षण भर पश्चात ही वे फिर से अपनी बातों में तल्लीन हो जाते। शादी के बाद हनीमून मनाने कहाँ चलेंगे? लड़की ने प्रश्न किया। नैनीताल, मसूरी, कहीं भी जहाँ तुम चाहो, उसने इत्तेफाक से कहा। ये भी कोई जगह है हनीमून के लिए? लड़की ने मुंह बिचकाया। ये तो इतनी नज़दीक है कि वहाँ तो कभी भी जाया जा सकता है। तो कुल्लू मनाली चलेंगे? उसने विचार रखा। नहीं, कुल्लू मनाली भी नहीं, वहाँ तो मैं जा चुकी हूँ। हनीमून के लिए किसी नई जगह पर चला जाए। साउथ में कैसा रहेगा? साउथ में कभी नहीं गई हूँ मैं। मेरी एक फ्रेंड उट्टी गई थी हनीमून के लिए, कहती है उट्टी बहुत प्यारी जगह है। और कहकर उत्सुकतापूर्वक दृष्टि से उसने राजेश की ओर देखा। तो उट्टी चलते हैं, उसने लड़की के साथ सहमति जताई। चलते हैं तो ऐसे कह रहे हो जैसे अभी ही जा रहे हो। अरे पहले शादी तो हो जाए, तभी ही तो कहीं चलेंगे, लड़की ने प्यार भरे अंदाज में कहा। शादी होने के बाद देरी कितनी है? तुम मुझे पसंद करती हो और मैं तुम्हें, क्यों है ना? उसने लड़की की आंखों में झांका। इसमें भी कोई शक है? उत्तर में लड़की ने प्रश्न किया। तो फिर तुम अपने माता पिता को जाकर अपनी राय बता दो, जल्दी से कोई तारीख तय करके शादी कर लेते हैं। क्यों, क्या ख्याल है? हाँ, मैं आज ही जाकर मम्मी पापा को जाकर अपनी राय बता दूंगी कि तुम मुझे पसंद हो। उस दिन सुबह देर तक वे एक दूसरे के साथ बात करते रहे। अंत में शीघ्र ही एक दूसरे के साथ विवाह बंधन में बंधने की आशा और उमंग के साथ वे दोनों अलग हुए। अपने कमरे में आकर भी देर रात तक राजेश उस लड़की को लेकर अपने भावी जीवन के बारे में सोचता रहा था। भले ही अपने भविष्य के बारे में निर्णय मुझे खुद लेना है और ले लिया है, फिर भी माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया है, मेरे लिए इतने कष्ट सहे हैं, मुझे उनका मान सम्मान भी रखना चाहिए। मुझे उनको भी बताना चाहिए कि मैंने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है। वे कितने खुश होंगे। मन में यह विचार कर उसी हफ्ते छुट्टी लेकर वह अपने माता पिता से मिलने चला गया था। पिछले कुछ दिनों में माता पिता उसको शादी को लेकर बार बार टोकने लगे थे। पिछली बार वह घर गया था तो पिताजी ने उसे कहा था, देखो बेटा, हर काम का एक टाइम होता है, टाइम पर ही सब काम अच्छे लगते हैं। शादी ब्याह की भी एक उम्र होती है। तुम खूब पढ़ लिख गए हो, 2 पैसे का हिल्ला भी लग गया है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और माँ ने कहा, बेटा, हमारी जिंदगी की तेब सांझ है, पक्के पाँव हैं हमारे। आज मेरे, कल को दूसरा दिन। तेरी ओर से आत्मा हर तरह से प्रसन्न है। बस एक ही कमी है, जल्दी से घर में लक्ष्मी आ जावे, ते आँख बंद होने से पहले पोता पाती का मुंह देख लें। चलो, माता पिता की इच्छा पूरी हो जाएगी, उसने सोचा। घर पहुंचकर उसने माता पिता को यह खबर सुनाई कि उसने उनके लिए एक बहू देख ली है। लड़की बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी और अच्छे परिवार की है। दोनों बहुत खुश हुए। माँ ने जमीन चुचकारी थी और शीतला देवी को याद किया था। शीतला मैया, तू बड़ी दयालु है, जैसे तन्ने हमारी अब तक सुनी है, आगे भी सुनिए। बातचीत के दौरान पिताजी ने जानना चाहा था, लड़की वाले कहाँ के रहने वाले हैं? यह मुझे पता नहीं, राजेश ने कहा। क्यों, तुमने पूछा नहीं उनसे? पिताजी ने पूछा। नहीं, मैंने पूछा ही नहीं, पर कहीं के भी हो, आदमी बड़े अच्छे हैं, स्वर्ण हैं, पर जाति पाति का तनिक भी नहीं मानते। क्या? चौंके थे पिताजी यह सुनकर। क्या वे अपनी बिरादरी के नहीं हैं? आशंका भरी जिज्ञासा के साथ उन्होंने पूछा। नहीं, पर आदमी बहुत अच्छे हैं। राजेश ने उनकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश की। सो तो ठीक है बेटा, पर क्या उनको पता है कि तुम किस जात के हो? इस बार उसकी आवाज़ कुछ दबी हुई थी। नहीं, न उन्होंने कभी पूछा और न ही कभी ऐसा मौका आया कि मैं उन्हें बतलाता।
दरअसल जाति पाति और भेदभाव का यह रोग अनपढ़ लोगों में ही है। पढ़ा लिखा समाज कहाँ जाति को मानता है। पढ़े लिखे और शिक्षित लोग में व्यक्ति को जाति से नहीं उसकी शिक्षा, योग्यता और आर्थिक स्थिति के आधार पर जाना और माना जाता है। और फिर जब स्वर्ण लोग स्वयं जाति की भेदभाव से ऊपर उठकर हमारे साथ घुल मिल रहे हैं तो हमारे द्वारा अपनी ओर से जाति का जिक्र करने का कोई औचित्य नहीं है। उसने पिताजी को समझाया, बेटा मैं अनपढ़ गंवार आदमी हूँ, ज़्यादा नहीं जानता। तुम जिन लोगों की बात कर रहे हो उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, पर दुनियादारी का जो थोड़ा बहुत मैंने देखा है उसके आधार पर मेरा सुझाव है कि वे ना पूछे तब भी तुम्हें अपनी ओर से उनको अपनी जात बता देनी चाहिए। बिना पूछे यदि मैं उनको अपनी जाति बताऊंगा तो यह मेरा पिछड़ापन होगा। पिताजी, दुनिया 21वीं सदी की ओर बढ़ रही है। पुरानी मान्यताओं और विश्वासों का महत्व खत्म हो रहा है। आज केवल उन्हीं बातों का अर्थ और महत्व है जो बातें प्रासंगिक हैं, जो संकीर्णताओं से ऊपर और प्रगतिवाद से जुड़ी हुई हैं। आप जिस दुनियादारी की बातें कर रहे हैं वह पुरानी ली को पीटने वाली अनपढ़ लोगों की दुनिया है। वही जाति पांति के जमेले पड़े हुए हैं। हमारे लिए तो यह सौभाग्य की बात है कि हमारा संबंध एक ऐसे परिवार से हो रहा है जो इतना शिक्षित, सभ्य और प्रगतिशील है। तुम पढ़े लिखे हो, दुनिया को देखते हो, अपना भला बुरा अच्छी तरह समझते हो। तुम जो भी करोगे ठीक ही करोगे। यदि तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हारा मन टूक कर रहा है तो हमारे लिए भी अच्छा है। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। और इतना कहकर वह चुप हो गए थे। माता पिता की सहमति ले राजेश शहर लौट आया था। लड़की ने भी अपने माता पिता को बतला दिया था कि उसे राजेश पसंद है। अभी तक सब कुछ अनौपचारिक तरीके से हो रहा था, अब बात औपचारिक रूप से आगे बढ़नी थी। बात को औपचारिक रूप से अंतिम रूप देने के लिए लड़की के पिता ने एक दिन राजेश को फोन कर कहा, मैं समझता हूं कि अब किसी दिन मिल बैठकर हम बात को अंतिम रूप दे देना चाहिए। आप चाहें तो आपके साथ आ सकते हैं, लेकिन चूंकि आप अकेले हैं तो आपको कुछ असुविधा हो सकती है, इसलिए आपको बुरा ना लगे तो आप हमारे घर ही आ जाएं। नहीं नहीं, उसमें बुरा लगने की क्या बात है। आप जब भी चाहोगे मैं आपके घर पर आ जाऊंगा। तो फिर शाम को ही आ जाइए, कोई और प्रोग्राम न हो तो। ठीक है, मैं आऊँगा। उस दिन शाम को ऑफिस से निकलकर वह सीधा लड़की वालों के घर पहुंचा। परिवार के सभी सदस्य ने गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया। उसने महसूस किया कि पहली बार जब वह उनके घर गया था तब सब कुछ जितना असहज और औपचारिक था आज उतना ही सहज और अनौपचारिक था। परिवार के सब लोग उससे खुलकर बातें कर रहे थे। यूँ पिछली बार भी चाय के साथ बिस्कुट, नमकीन और मिठाई सर्व की गई थी, लेकिन इस बार इन सब के अलावा काजू, तिल गोजे और अन्य प्रकार के मेवे और मिठाइयाँ से मेज सजी हुई थी। काफी देर तक राजेश और लड़की के माता पिता के बीच इधर उधर की बातें होती रही। लड़की के पिता राजेश से उसके विभाग और सेवा के बारे में जानकारी लेते रहे और रिटायरमेंट से पूर्व के कार्यालय के अपने अनुभव सुनाते रहे। लड़की की माँ राजेश को भावी दामाद के रूप में देख रही थी और बड़े स्नेह और ममत्व से उसकी ओर देखते हुए, यह लो बेटा, यह लो, यह लो कहकर उसको कभी मिठाई, कभी मेवे, कभी नमकीन खिलाई जा रही थी। लड़की के पिताजी लो बेटा, हाँ हाँ और लो कहकर कभी एक और कभी दूसरी प्लेट उसकी ओर सरका रहे थे। उनके उस स्नेह और आत्मीयता से राजेश का मन बहुत अभिभूत था। वह स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा था कि उसने इतने अच्छे और आत्मीय लोग मिले हैं। उसने सोचा है यदि सब लोग इस तरह के हो जाएं तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाए, यह धरती स्वर्ग बन जाए। हालांकि अनौपचारिक रूप से लड़की के जरिए उसके माता पिता को यह पता चल गया था कि वह लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ विवाह करने को सहमत है। किंतु बातचीत के दौरान उन्होंने औपचारिक रूप से भी राजेश की राय पूछी। राजेश जी, मैं समझता हूँ कि आपने अनिता को काफी कुछ देखकर और समझ लिया होगा, जब अपनी राय व्यक्त कर सकने की स्थिति में होंगे। क्या राय है आपकी? जी, अनिता बहुत अच्छी है। क्या आप उसे पसंद करते हैं? जी हाँ, संकोच के साथ उसने कहा। खुशी हुई आपसे यह जानकर, अनिता भी आपको पसंद करती है। बड़ी तारीफ की है उसने आपकी। चलो अच्छी बात है, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं समझता हूँ कि अब हमें सगाई का कोई दिन निश्चित कर लेना चाहिए और आप सगाई जहाँ कराना चाहेंगे, यहीं पर या गाँव में, यह भी आप देख लें। जी, मैं चाहूँगा कि आप एक बार गांव चलें तो अच्छा होगा। वहाँ मेरे माता पिता है, हालांकि निर्णय मुझे ही लेना है और मैं ले चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप ज़रा वहाँ चलेंगे तो उनका सम्मान रह जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, यह भी कोई कहने की बात है। बड़ों का सम्मान पहली बात है, उनका सम्मान तो होना ही चाहिए। हम आपके गाँव चलेंगे, बताओ कब चलें? वह मैं आपको बाद में बतला दूंगा, पहले मुझे अपने गांव खबर भिजवानी होगी। आप जानते ही हैं कि 2-4 रिश्तेदार भी ऐसे मौके पर ही आते हैं। हाँ, बिल्कुल, आप खबर भिजवाइए और जो भी आपको उपयुक्त लगे वह दिन और तारीख हमें बता दीजिए, हम उसी दिन आपके गांव में चलेंगे। जी ठीक है, अब आप इजाज़त देंगे, मैं चलना चाहूँगा। नहीं, खाना खाए बिना आप नहीं जाएंगे।
थोड़ी देर बैठे, खाना तैयार हुआ जाता है, खाकर ही अब आप जाएंगे कहकर उन्होंने आवाज़ लगाई। बहू जल्दी से खाना तैयार करवाओ। उनके उस प्यार और आग्रह के आगे कुछ भी नहीं कह सका राजेश। किचन में बर्तनों की खट्टर पटर शुरू हो गई थी। लड़की की माँ भी उठकर अंदर चली गई थी। राजेश और लड़की के पिता के बीच जरूरी बात हो चुकी थी, किंतु राजेश बोर ना हो इसलिए समय व्यतीत करने के लिए कुछ न कुछ बातचीत जरूरी थी। चर्चा के लिए राजनीति सबसे गर्म विषय था, अतः लड़की के पिता ने राजनीति पर ही चर्चा शुरू कर दी। क्या पोजीशन है इलेक्शन की? कुछ क्लियर नहीं है, लगता है इस बार भी हंग पार्लियामेंट रहेगी और फिर साल भर के भीतर देश को दोबारा चुनाव की त्रासदी झेलनी पड़ेगी। लगता तो यही है, क्लियर मेजोरिटी गेन करने की किसी की पार्टी की भी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी, लेकिन 200 के ऊपर वह भी शायद ही जा पाए, इसलिए अधिक चांसेस है कि कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी। वो तो है, पर गवर्नमेंट बनेगी किसकी और चलेगी कितने दिन, मैं नहीं समझता। 8% बीजेपी के अलावा और कोई पार्टी स्थायी सरकार दे सकती है, लेकिन सरकार का स्थायी होना जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी यह है कि समाज और राष्ट्र के प्रति उसका दृष्टिकोण भी स्वस्थ, सकारात्मक और प्रगतिशील हो। बीजेपी के बारे में यह धारणा है कि उसकी सोच सांप्रदायिक और विघटनकारी है। मुस्लिम और दलित बीजेपी को लेकर संशंकित है। उनको लगता है कि बीजेपी को सरकार का रुख उनके प्रति सकारात्मक नहीं रहेगा। मुस्लिम तो खैर बीजेपी को वोट देंगे ही नहीं। जहां तक दलितों का सवाल है, वे स्वयं पिछड़ों के साथ मिलकर सत्ता में आने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं। बिहार में लालू, यूपी में मुलायम, मायावती बीजेपी के रास्ता में सबसे बड़े हर्डल है। बीजेपी क्या, ये समाज के रास्ते में हर्डल है। ये सब जातिवाद फैला रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं, जाति की राजनीति कर रहे हैं। और फिर एक क्षण रुककर अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, समाज प्रोग्रेसिव हो रहा था, जातिवाद अपनी मौत मर रहा था, लेकिन वीपी सिंह के बच्चे ने मसीह बनने के चक्कर में मंडल कमीशन लागू कर जातिवाद को फिर से जिंदा कर दिया। कोई देश की बात नहीं करता, सब अगड़े पिछड़ों की बात करते हैं। लालू और मुलायम की तो फिर भी गनीमत है। कांशीराम और मायावती को देखो, ये तो बिना जाति की बात ही नहीं करते। वीपी सिंह ने आग लगाई, ये आग में घी डालकर उसे भड़का रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कांशीराम और मायावती जातिवाद को भड़का रहे हैं। जातिवाद तो समाज में पहले से हो रहा है। हर चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंत्रिमंडल के गठन तक सब जगह जाति का फैक्टर काम करता है। हाँ, कांशीराम, मायावती या दूसरे नेताओं के आने से इतना अंतर अवश्य आया है कि पहले दलितों की अपनी पार्टी नहीं होती थी, इसलिए उनका वोट कांग्रेस या दूसरी पार्टियों को जाता था, लेकिन आज उनकी अपनी पार्टी है और वे अपनी पार्टी को वोट दे रहे हैं। राजेश के साथ बातों से लड़की के पिता को यह लगा कि यह लड़का जिस तरह की जबान में बोल रहा है, कहीं यह शेड्यूल्ड कास्ट का तो नहीं है। इस तरह की बातें अनुसूचित जाति ही करते हैं, वे ही पक्ष लेते हैं। कांशीराम और मायावती का यह विचार मन में आते ही सहसा वे असहज से हो गए। अरे अनीता, कहते हुए अंदर चले गए। अनीता ड्राइंग रूम में पर्दे की दूसरी ओर डाइनिंग टेबल पर बर्तन लगा रही थी। उसने वहीं से उत्तर दिया, यस पापा। बेटी एक बात बताओ। क्या पापा? इस लड़के की कास्ट क्या है? आई कांट से पापा, मैंने उसको कभी पूछा ही नहीं। फिर भी बातचीत के दौरान कोई प्रसंग आया हो तो तुमने कुछ नोट किया हो? नहीं पापा, मेरा तो इस ओर कभी ध्यान नहीं गया। मैंने तो बस यही देखा कि उसकी नेचर बहुत अच्छी है, उसे एटिकेट्स आते हैं और उसमें कोई बुराई नहीं है, स्मोकिंग तक नहीं करता है। फिर पापा, हमारे एड में पहले ही 9 बार छपा था, इसलिए उसकी कास्ट के बारे में जानने की या इस ओर ध्यान देने की कोई तुक ही नहीं था। फिर भी तुमको उस और ध्यान देना चाहिए था बेटी। पर क्यों पापा, हम जाति पाति को मानते ही नहीं, तो फिर वह किसी भी कास्ट का, उससे क्या फर्क पड़ता है? लड़की ने बड़ी सहजता से कहा, वह सब तो ठीक है कि हम जाति पाति को नहीं मानते और हमने मैट्रिमोनियल्स में 9 बार छपवाया है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें देखनी होती है। आखिर 9 बार का यह मतलब तो नहीं है कि किसी चूड़े चमार के साथ। तभी फ़ोन की घंटी बजी और वह फ़ोन सुनने के लिए ड्राइंग रूम में चले गए। अनीता वहीं खड़ी रह गई।